दोस्तों नमस्कार। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से जुड़ी 1 मार्च 2026 की उन बड़ी और चौंकाने वाली खबरों की जिन्होंने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या 2027 से पहले बन रहा है कोई बड़ा खेल? क्या बदलने वाली है सियासी तस्वीर? क्या दुश्मन कहलाने वाले अब साथ दिख सकते हैं? और आखिर दिल्ली के लुटियन जोन वाला मामला कितना सच है? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही ताज़ा, तेज और तगड़ी राजनीतिक खबरें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं 2027 में किसकी बनेगी सरकार। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली और सबसे बड़ी सियासी हलचल ये है कि अंदर खाने चर्चाएं तेज हो गई हैं कि मायावती कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती हैं। जी हां, वही कांग्रेस जिसे लेकर सालों से तल्ख बयानबाजी होती रही। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनावों के बाद बदले समीकरणों और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच बैकडोर बातचीत शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि दलित प्लस अल्पसंख्यक प्लस ब्राह्मण समीकरण को साधने के लिए एक सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है। अगर ये गठबंधन होता है तो यूपी की राजनीति में भूचाल आ सकता है, क्योंकि इससे सीधा असर सपा और भाजपा दोनों पर पड़ेगा। सियासी जानकार इसे गेम चेंजर मूव बता रहे हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर पहली से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान और मायावती के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि बसपा यूपी में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, जबकि कांग्रेस कुछ शहरी सीटों और ब्राह्मण प्रभाव वाली सीटों पर फोकस करना चाहती है। अगर ये गठबंधन फाइनल होता है तो 2027 में दलित प्लस सवर्ण प्लस अल्पसंख्यक का नया समीकरण खड़ा हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में इसे साइलेंट स्ट्राइक कहा जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से दोनों दल भाजपा विरोधी मुद्दों पर एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, उससे अटकलें और तेज हो गई हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। अब बात करते हैं मायावती की चुनावी रणनीति 2026-37 की। बसपा ने तय किया है कि इस बार सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति नहीं, बल्कि सड़क पर उतरकर संघर्ष होगा। बूथ स्तर तक कमेटियां बनाई जा रही हैं, सेक्टर प्रभारी एक्टिव किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया है, घर घर दस्तक दो, वोटर से सीधा संवाद करो। पार्टी का मानना है कि जमीनी नेटवर्क ही उसे फिर से सत्ता की मास्टर की दिला सकता है। यही वजह है कि प्रदेश भर में छोटी छोटी जनसभाओं की योजना बनाई जा रही है। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। मायावती ने साफ ऐलान किया है कि अगर गठबंधन की शर्तें सम्मानजनक नहीं हुई तो बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी। ये बयान सीधे तौर पर उन दलों के लिए संदेश है जो बसपा को जूनियर पार्टनर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। आइए बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। बजट 2026-27 पर मायावती का हमला अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे उन्होंने राजनीतिक अभियान का रूप दे दिया है। मायावती ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों पर सीधा वार करते हुए कहा कि यह बजट विकास का नहीं, प्रचार का दस्तावेज है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब, दलित, पिछड़े, किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार सच में सामाजिक न्याय चाहती है तो उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बड़ा फंड देना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बसपा अब इस मुद्दे को लेकर जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाएं करने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा गरमाया तो यह 2027 में बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के पीडीए दिवस पर मायावती का हमला और भी तीखा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन दलों ने वर्षों तक दलितों और पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, वे अब नए नामों और नारों के सहारे खुद को मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि असली सामाजिक न्याय किसने दिया, ये जनता जानती है। बसपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर सर्वजन हिताय मॉडल की उपलब्धियां याद दिलाएं।
सियासी विश्लेषकों का कहना है कि यह टकराव 2027 में दलित वोट बैंक की असली जंग बन सकता है। आइए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। ब्राह्मण कार्ड की वापसी अब सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक सुनियोजित मिशन के रूप में सामने आ रही है। मायावती ने संकेत दे दिए हैं कि 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग मॉडल फिर से जमीन पर उतारा जाएगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग संवाद और धार्मिक सांस्कृतिक मंचों के जरिए सॉफ्ट कनेक्ट की योजना तैयार हो चुकी है। आशीष पांडे की अहम जिम्मेदारी को इसी बड़े समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर दलित प्लस ब्राह्मण प्लस कुछ ओबीसी वर्गों का संयोजन बन गया तो यह सीधे तौर पर भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती दे सकता है। सियासी गलियारों में इसे साइलेंट सोशल इंजीनियरिंग 2.0 कहा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को मायावती ने सिर्फ कानूनी फैसला नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए जिससे आरक्षित वर्गों, गरीब छात्रों या ग्रामीण युवाओं के अवसर कम हों। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बसपा शिक्षा के मुद्दे को बड़े आंदोलन का रूप दे सकती है। पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारों का कहना है कि अगर शिक्षा और आरक्षण को जोड़कर अभियान चलाया गया तो यह युवाओं में नई ऊर्जा भर सकता है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। एआई समिट के दौरान विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर मायावती का बयान बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि सर्वोपरि है। यह बयान कई मायनों में संदेश देता है। एक तरफ राष्ट्रीय जिम्मेदारी की छवि, दूसरी तरफ विपक्ष को संयम का संकेत। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे नेशनल पोजीशनिंग बता रहे हैं, यानी यूपी की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक गंभीर और संतुलित नेता के रूप में प्रस्तुत करना। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। संगठन विस्तार को लेकर अब बसपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक बैठकों का दौर तेज हो गया है। जिलाध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है, बूथ जीतो, चुनाव जीतो। निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने और नए चेहरों को मौका देने की रणनीति लागू की जा रही है। पार्टी डेटाबेस अपडेट कर रही है, सोशल मीडिया टीम को जमीनी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। यह संकेत है कि बसपा सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि संरचनात्मक बदलाव की दिशा में काम कर रही है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। आरक्षण का मुद्दा अब बसपा के एजेंडे का केंद्रीय बिंदु बनता जा रहा है। मायावती ने एससी, एसटी और ओबीसी के बैकलॉग पदों को तुरंत भरने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार ने देरी की तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभागों में आरक्षित पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं। पार्टी इस मुद्दे पर प्रदेशव्यापी झांपन अभियान चलाने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आरक्षण भावनात्मक और सामाजिक दोनों स्तर पर असर डालता है और अगर यह मुद्दा गरमाया तो दलित और पिछड़ा वर्ग फिर से बड़े पैमाने पर एकजुट हो सकता है। आइए बढ़ते हैं 12वीं और सबसे अहम खबर की ओर। दिल्ली के लुटियन जोन में संभावित नए बंगले की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है। इसे केवल आवास आवंटन की खबर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते प्रभाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या यह आने वाले समय में केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका की तैयारी है? क्या 2027 के बाद समीकरण ऐसे बन सकते हैं जहां बसपा किंगमेकर की भूमिका में दिखे? जानकार मानते हैं कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो बसपा निर्णायक शक्ति बन सकती है। यही वजह है कि यह आखिरी खबर सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक बंगले की चर्चा नहीं बल्कि संभावित राष्ट्रीय रणनीति, भविष्य की चाल और 2027 के बाद की बड़ी सियासी तस्वीर का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, राजनीति की बिसात बिछ चुकी है। हर चाल सोची समझी है, हर बयान का मतलब है और हर नियुक्ति के पीछे गणित छिपा है। 2027 की जंग अभी से गर्म है और आने वाले महीनों में तस्वीर और साफ होगी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला राजनीतिक धमाका कभी भी हो सकता है।